गाइस, आज चर्चा का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस। और पहले की तरह आज हम ये सीखेंगे कि हम अमुक सेंटेंस को कैसे पहचाने कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है या कुछ और है। तो पहले जैसा कि हम लोगों ने कई प्रेजेंट के सारे सब डिविजन्स पढ़ लिए और हर जगह हमने पहचानने का एक नया ढंग अपनाया है। यहाँ भी एक ढंग है और वो ये कि पहले की तरह वाक्य का क्रिया ढूंढेंगे। यदि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आए तो अमुक वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और ये जो कुछ भी हमने प्रयास किया है अंग्रेजी सीखने के प्रयास में, उसमें हमने एक छोटा सा तरीका अपनाया, एक ऐसा माध्यम लिया जिससे हम पहचान लेंगे। और ढंग से अंग्रेजी सीखना हो तो पहचान के बाद जो सामने समस्या आती है वो आसान हो जाता है। और इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं, शायद इससे फायदा होगा सीखने वाले को। तो हमने कहा कि सेंटेंस ले लेंगे। हम सेंटेंस ले लेते हैं, मैं काम कर रहा था। अब इसमें मैं शब्द है, काम करना शब्द है, रहा था है, तो काम करना क्रिया है। करना ना को हटा करके, क्रिया के ना को हटा करके यहाँ पर रहा था आ गया और तब ये हम कहेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस है। उसी तरह से ट्रेन स्टेशन पहुंच रही थी अगर कहा जाए तो पहुंचना क्रिया है और उसके अंत में ना को हटाकर वहां पर रही थी आ गया और इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है। उसी तरह वह दौड़ रहा था, दौड़ना क्रिया है और दौड़ना ना के बदले रहा था आ गया तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है। और इस तरह से जितने सेंटेंस हमने लिखे हैं ये सारे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हैं। अब हमारे सामने ये सवाल कि हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें। तो इसके लिए रूल है कि जब कभी भी सेंटेंस दिया हो और हम पहचान गए कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो चाहिए कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखें। और सब्जेक्ट की पहचान के लिए मैंने कई जगह बात किया है कि क्रिया से पूछेंगे कि कौन, और उसका जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता होगा। तो हम क्या करें, जब हम पहचान गए कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, एस रखेंगे। और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो उसके बाद वाज का प्रयोग करना बेहतर, वाज रखेंगे, ये सिंगुलर के लिए है। और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके बाद हम वर रखेंगे, WERE, और तब क्रिया का पहला रूप लेंगे और पहले रूप में ING लगा देंगे और हमारा काम लगभग हो गया। और इसके बाद यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इस तरह से हम सारे सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद देखेंगे कि ये सिंगुलर है, एक वचन है तो वाज, और बहुवचन है तो वर, और उसके बाद क्रिया का पहले रूप में ING लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो रखेंगे। इस तरह से हमारा हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा और हमको बात समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं वन बाय। पहला सेंटेंस है, मैं काम कर रहा था। यहाँ सब्जेक्ट आई है, आई के बाद हमने वाज रखा और काम करने के लिए अंग्रेजी डू, तो डू पहले रूप में ING लगा दिया और काम ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको बाद में रख दिया। इस तरह से सेंटेंस हुआ, आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था। अगला सेंटेंस, ट्रेन स्टेशन पहुंच रही थी। इसमें सब्जेक्ट है ट्रेन तो द ट्रेन लिख दी और ये सिंगुलर है तो वाज रख दिया। अब पहुंचना के लिए रीच अंग्रेजी है, पहला रूप है क्रिया का, तो रीच में ING लगा दिया और उसके बाद स्टेशन कर दी। तो द ट्रेन वाज रीचिंग स्टेशन। वह दौड़ रहा था, में ही करता है, सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर इसलिए वाज रख दिया। ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था, रन में क्रिया के पहले रूप में ING लगा दिया। इसी तरह से शिक्षक हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, द टीचर वाज वेटिंग अस। अगला सेंटेंस, टैम पत्र पढ़ रहा था, टैम वाज रीडिंग ए लेटर।
वह कुछ नहीं कर रहा था। ही वॉज डूइंग नथिंग। अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं, हवा तेज बह रही थी। तो इसके लिए द विंड वॉज ब्लोइंग फास्ट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। और अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सहायक क्रिया वाज हो सकती है या वर हो सकती है। तो जब सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो वाज और वर के बाद हम नॉट का यूज कर लें। मैं काम कर रहा था। अगर यही होता कि मैं काम नहीं कर रहा था तो आई वॉज नॉट डूइंग वर्क। अब ये ट्रेन स्टेशन नहीं पहुंच रही थी। द ट्रेन वॉज नॉट रीचिंग द स्टेशन एक्सेट्रा। इसके बाद हम अभी लिख करके बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। लेकिन हमें और भी कुछ कहना ये है, आवश्यक बात ये कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, वैसे पास्ट कंटिन्यूअस पर ढेर सारे कंडीशंस भी हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए तरीका हमारे पास सिंपल क्या हो कि हम फौरन पहचाने कि ये कौन सा टेंस है और उसके बाद हम उसका ट्रांसलेशन करना सीखें। और जब ये सीख जाएंगे तो और भी जो कंडीशंस हैं उनको सीखने में परेशानी या कठिनाई नहीं होगी। तो हम पहले ऐसे करें। तो इसी सिलसिले में कहा जा सकता है कि पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ हिंदी सेंटेंस या अंग्रेजी सेंटेंस इस तरह से होते हैं कि उसमें दो भाग होते हैं। तो उनका ट्रांसलेशन जब करते हैं तो एक शब्द का यूज करते हैं वाइल। वाइल से दोनों सेंटेंस को सेपरेट करते हैं हम, या कभी कभी कॉमा के द्वारा भी सेपरेट करते हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंस हम सीख ले। जैसा कि हमने डिस्कस किया, कभी कभी दो भाग होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। जैसे टॉम वाज रीडिंग, उसके बाद कॉमा आएगा, ये एक भाग हो गया। मोहन वाज राइटिंग का मतलब टॉम लिख रहा था और मोहन पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस, वाइल रीता वाज सिंगिंग राधा वाज डांसिंग का मतलब जब रीता गाना गा रही थी तो राधा पढ़ रही थी। इस तरह से सेंटेंस के दो भाग और दोनों पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर वाइल के द्वारा दोनों को अलग किया गया और दोनों के बीच में कॉमा दे देना चाहिए हल्का सा। पहले सेंटेंस में वाइल का प्रयोग नहीं भी है और तब भी ये संभव है। अगला सेंटेंस हम थर्ड लेते हैं, फादर वाज रीडिंग वाइल मॉम वाज कुकिंग। पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, हम फादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर लिख लेते हैं, वाइल मदर वाज कुकिंग। जब माँ खाना बना रही थी तो पिताजी पत्र लिख रहे थे। इस तरह के सेंटेंस जिसमें दो पास्ट कंटिन्यूअस साथ साथ होते हैं तो वाइल के द्वारा उनको जोड़ा जा सकता है, या कॉमा दे करके वाइल नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से भी सेंटेंस होगा। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की। मोहन वाज राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा था। नेगेटिव बनाना हो तो वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हम कर सकते हैं कि मोहन वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। और इस सेंटेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है। तो यदि हम सब्जेक्ट से पहले वाज हेल्पिंग वर्ब को ला दें तो इस तरह से सेंटेंस हमारा होगा कि वाज मोहन राइटिंग लेटर, क्या मोहन एक पत्र लिख रहा था। और उससे पहले WH फॉर्म लगा दें जिसमें हम ले रहे हैं वेन का, वेन शब्द ले रहे हैं। तो वेन वाज मोहन राइटिंग लेटर, मोहन पत्र कब लिख रहा था। गाइस, कुछ सेंटेंस आपके लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ सेंटेंस आपके लिए है, आप ट्रांसलेशन करेंगे। पहला सेंटेंस, पेड़ से पत्ते गिर रहे थे। अगला सेंटेंस है बंदर कूद रहे थे। और अगला शिकारी शिकार कर रहे थे। हमने कुछ शब्दों को, डाउटफुल शब्दों का इंग्लिश हमने लिख दिया। गिरना के लिए फॉल लिखेंगे, पत्ते के लिए लीव्स बहुवचन, कूदना के लिए जंप, शिकारी मतलब हंटर, शिकार करना मतलब प्रे PREY होगा, और नावे के लिए सेलर
नाव खेला के लिए सेल, और भारतीय सैनिक के लिए इंडियन सोल्जर्स। तो आप बनाएंगे लास्ट में मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, तो मछुआरा के लिए द फिशरमैन, नाविक के लिए लिख दिया है भारतीय सैनिक दुश्मनों को ललकार रहे थे, ललकारना के लिए चैलेंज ही लिखेंगे। और लास्ट में हमने दो ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, पहला है क्या शिक्षक पढ़ा रहे थे, और दूसरा शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। इस तरह से कुछ सेंटेंस अभी आप नोट करके और इसका ट्रांसलेशन कीजिए, और कुछ लम्हा बाद उनका आप यहाँ पर चेक कर ले कि कितना सही है और कितना गलत। तो आइए आप प्रयास करें। अब आपको अपने सेंटेंसेस को चेक कर लेना है। पहला सेंटेंस को देख लीजिए, ये है पेड़ से पत्ते गिर रहे थे, तो हम बनाएंगे लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। अगला सेंटेंस बंदर कूद रहे थे, द मंकीज, यहाँ लीव्स प्लुरल था तो वर होगा, और यहाँ पर भी द मंकीज लिख दी तो वर होगा, द मंकीज वर जंपिंग। शिकारी शिकार कर रहा था, यह सिंगुलर है, द हंटर एक वचन है, द हंटर वाज हंटिंग, हंट मतलब शिकार करना। मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, द फिशर मैन, मछुआरे है बहुवचन, वर कैचिंग फिश। नाविक नाव खेल रहे थे, द सेलर्स वर सेलिंग बोट्स। अगला सेंटेंस भारतीय सैनिक दुश्मनों को ललकार रहे थे, द इंडियन सोल्जर्स वर चैलेंजिंग द एनिमीज। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव ले लिया था, क्या शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो हमने सब्जेक्ट से पहले वाज कर दी, वाज द टीचर टीचिंग और क्वेश्चन मार्क। शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, वाई वाज द टीचर नॉट टीचिंग।